आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हेतु जो व्याख्याताओं के पद पर जो भर्ती होने वाली है, जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान व्याख्याता या वर्ग 1 के भर्ती हेतु महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जीव विज्ञान का जो व्याख्याता का पेपर आता है, इसके अंतर्गत हमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जैव रसायन एवं जैव तकनीकी और शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आंकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षा शास्त्र और इसके साथ ही सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी और सामान्य ज्ञान जो है वो मुख्य रूप से पूछा जाता है। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से जंतु विज्ञान के अंतर्गत 35 क्वेश्चन, फिर वनस्पति जो विज्ञान होता है उसके अंतर्गत 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जैव रसायन एवं जैव तकनीक के अंतर्गत 30 क्वेश्चन जो है वो इसके अंतर्गत पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जैव रसायन एवं जैव तकनीक को हम अगर अच्छे से हम इसका स्टडी करते हैं या अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, तो इस तीनों जो भाग हैं उसे हम अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छे नंबर हम जो है वो ला सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं या व्याख्याता भर्ती हेतु तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होगा। तो इसका जो सबसे पहले हम जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला हम इसके अंतर्गत जूलॉजी सब्जेक्ट का अलग से टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे और वनस्पति विज्ञान और जैव रसायन एवं जैव तकनीक का लेकर आएंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहला हम जंतु विज्ञान से प्रारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत हम 35 क्वेश्चन देखेंगे जो कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर के हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैलियोजोइक एरा के किस पीरियड में प्रथम कशेरुकी अपीयर हुए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, ऑर्डिविशियन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि देखिए पैलियोजोइक एरा के किस पीरियड में प्रथम कशेरुक जो है वो अपीयर हुए बोल रहे हैं। पैलियोजोइक जो युग है वो पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है, महत्वपूर्ण युग माना जाता है, और इसकी जो समय सीमा देखा जाए तो 541 मिलियन वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ, और जो कि 251.9 मिलियन वर्ष तक यह जो युग है वो चला, या पैलियोजोइक एरा जो है वो 541 मिलियन वर्ष से 251.9 मिलियन वर्ष तक यह चला। और यह जो युग है इसे प्राचीन जीवन का युग भी माना जाता है। इस युग की जो महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इस युग में पृथ्वी के भूविज्ञान, जलवायु और जीवन रूपों में बहुत ही बदलाव हुआ था, बहुत ही बदलाव जो है वो इस युग में हुआ था। और पैलियोजोइक जो युग है वो मुख्य रूप से फेनरोजोइक युग का पहला काल था। फेनरोजोइक युग का पहला काल था पैलियोजोइक एरा। और इसके अंतर्गत जो पहला हम काल देखेंगे तो वो आता है हमारा कैम्ब्रियन काल। कैम्ब्रियन काल जो है वो आता है। दूसरा आता है हमारा ऑर्डोविशियन काल। ऑर्डोविशियन काल जो है उसकी जो मुख्य विशेषता ये थी कि इस पीरियड में प्रथम कशेरुकी हैं। इस पीरियड में क्या हुआ था कि प्रथम कशेरुकी जो जीव थे वे अपीयर हुए थे या उत्पन्न हुए थे। और इस अवधि में जो मुख्य विशेषता ये थी कि जो समुद्र तल जो है वो तेजी से फैलने के कारण जो चट्टानें थी वो नई चट्टानें जो है वो निर्मित हुई थी। और इस समय समुद्र का जो स्तर है वो मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था और तलछटी चट्टानों का जमाव हो गया था, और जिससे समुद्री जानवरों के कई जो जीवाश्म जो थे वे
संरक्षित हो गए थे। और इस ऑर्डोविशियन काल जो है उसमें मुख्य रूप से प्रथम कशेरुकी जो है वो अपीयर हुए थे, जो कि पैलियोजोइक एरा का द्वितीय काल था। अब देख लेते हैं दूसरा, मार्सुपियल कंगारू है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विविपेरस। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विविपेरस। मार्सुपियल जो है उसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो जीवित युवा व्यक्तियों को पैदा करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि मनुष्य है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सभी मार्सुपियल के अंतर्गत आते हैं। और मार्सुपियल कंगारू जो है वो एक मार्सुपियल जंतु है, जानवर है, जो कि एक युवा कंगारू को जन्म देता है, जिसे जॉय कहा जाता है। जॉय नामक अपरिपक्व युवा कंगारू को जन्म देता है और जन्म के ठीक बाद ये रेंगते हुए अपनी माँ की जो थैली होती है उसमें पहुँच जाता है, और फिर उसका जो बाकी विकास की जो प्रक्रिया है वो माँ के थैली में पहुँचने से इसका जो और विकास जो है वो होता है। अब देख लेते हैं अगला, डक्टस कॉलीडोकस का कार्य किसे कैरी करना होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बाइल। अब है हमारा अगला प्रश्न, प्रोटोथीरियंस का विकास किनसे हुआ। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रेप्टाइल। प्रोटोथीरियंस जो होते हैं उनका विकास जो है वो रेप्टाइल से हुआ है, ऐसा कहा जाता है। प्रोटोथीरियन जो होते हैं वो मुख्य रूप से स्तनधारियों के उपवर्ग, यह स्तनधारियों के उपवर्ग के अंतर्गत आता है, और इनका जो विकास है वो रेप्टाइल से हुआ है, ऐसा कहा जाता है। यह इनका जो विकास या इनकी जो स्ट्रक्चर देखा जाए प्रोटोथोरियंस की, तो ये सरीसृप के समान दिखाई देते हैं। सरीसृप के समान इनकी जो संरचना होती है वो रहती है, और ये सरीसृप जैसे ही दिखाई देते हैं। और इसके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि इस वर्ग के अंतर्गत जो जानवर आते हैं वे ठंडे खून वाले होते हैं और उनकी त्वचा सूखी और खुरदुरी होती है। अब देख लेते हैं अगला, एक एक्सेसरी उत्सर्जन अंग है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, यकृत। तो यकृत जो है वो एक एक्सेसरी उत्सर्जन अंग है, साथ ही त्वचा है, फेफड़े हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं उत्सर्जन अंग के अंतर्गत। फेफड़े और यकृत जो है वो सहायक उत्सर्जन अंग कहलाते हैं, और साथ ही जो मानव की त्वचा होती है वे तरल पदार्थों को उत्सर्जन करने का कार्य करती है। और जो फेफड़ा जो होता है वो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा यकृत। अब देख लेते हैं अगला, डीएनए के हेलिक्स में साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो डीएनए का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, डबल हेलिक्स जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मुख्य रूप से एडेनोसिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन जो है वो मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, जो कि मुख्य रूप से हेलिक्स में इस तरीके से उपस्थित होते हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जो है वो बॉन्ड होता है, और ग्वानिन के साथ हमेशा साइटोसिन जो है वो बॉन्ड करता है। तो जो साइटोसिन जो होता है, साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड करता है। जैसा कि हमको पता है कि जो डीएनए जो होता है वो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, और इस न्यूक्लियोटाइड में 4 बेसेस पाए जाते हैं। पहला है एडेनिन,
दूसरा है थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन। और ये सभी आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें से एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ बॉन्ड करता है, जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है, और जो साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़ा होता है। और ये स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए के डबल हेलिक्स में इस तरीके से उसके दोनों स्टैंड में इस प्रकार से वो एजेस रहते हैं। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा एडेनिन जो है वो डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमिन के साथ जुड़ता है, और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य की जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो मनुष्य के जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी में किया जाता है, या डेमोग्राफी के अंतर्गत मनुष्य की जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अब है अगला, गैलस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 21 दिनों का। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, वुल्फियन नलिका रचती है। तो ये जो क्वेश्चन जो था उसे विलोपित कर दिया गया था, जब ये जो क्वेश्चन है वो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूध में पीले रंग की क्रीमी लेयर बनती है। तो जो दूध में पीले रंग की जो क्रीमी लेयर बनती है वो मुख्य रूप से स्यूडोमोनास सिंजेंथा के कारण बनती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्यूडोमोनास सिंजेंथा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। अब है अगला प्रश्न, मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए डिस्कॉइड प्रकार का। मनुष्य में जो प्लेसेंटा जो होता है वो मुख्य रूप से विलाई डिस्क के आकार का होता है। विलाई डिस्क के आकार का जो प्लेसेंटा जो है वो पाया जाता है, और जो कि गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी होती है। प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भाशय की भित्ति से जुड़ा होता है, और सेम इसी प्रकार का खरगोश में भी इसी प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है, डिस्कॉइड प्रकार का। तो खरगोश में भी डिस्कॉइड प्रकार का जो प्लेसेंटा है वो पाया जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, किस वर्ग में एम्ब्रोलैक्रल ग्रू अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ओफियूराइडिया। ओफियूराइडिया जो है उसमें एम्ब्रोलैक्रल ग्रू जो है वो अनुपस्थित होता है। अब देख लेते हैं अगला, निम्न में से कौन सी बैक्टीरियल बीमारी है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, दूध के उत्पादन में कौन सा हार्मोन्स मदद करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है वो दूध के उत्पादन में मदद करता है। अब है अगला, एंथ्रामाइसिन है। तो एंथ्रामायोसिन जो है वो मुख्य रूप से एंटी ट्यूमर है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, बीओडी का पूर्ण रूप है। तो ये भी प्रश्न जो है वो व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से किस समूह में सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गोनोरिया है, हेपेटाइटिस बी और क्लेमाइडियोसिस जो है वो मुख्य रूप से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां हैं। अब है अगला, एंटीबॉडीज को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो एंटीबॉडीज जो होता है उसे मुख्य रूप से H2L2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब है अगला, एमनियोसाइटेसिस किसे जानने की प्रक्रिया है। तो एमनियोसाइटेसिस जो है वो मुख्य रूप से भ्रूण की बीमारी को जानने की प्रक्रिया है। एमनियोसाइटेसिस जो है वो मुख्य रूप से भ्रूण की विकास की प्रक्रिया को इसके द्वारा देखा जाता है, और यह जो प्रक्रिया है इसमें मुख्य रूप से भ्रूण की जो बीमारी होती है उसे जानने के लिए उपयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। अब है अगला, वह जंतु जिसमें सीटें व
नेफ्रेडिया दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सी माउस। सी माउस जो है उसमें सीटें भी पाई जाती है और नेफ्रेडिया भी पाई जाती है। अब है अगला एटीपी है। तो एटीपी जो है वो मुख्य रूप से, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड। एटीपी जो है उसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म है, और यह एक न्यूक्लियोटाइड है। अब है अगला श्वसन केंद्र स्थित है। तो श्वसन केंद्र जो है, मानव का जो श्वसन केंद्र है वो मुख्य रूप से मेड्यूला ऑब्लिंगेटा में उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला योगर्ट बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस से और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से। इन दोनों के द्वारा, इन दोनों को मिक्स करके योगर्ट जो है वो बनाया जाता है। अब है अगला जंतुओं में डगनला बीमारी किसकी कमी से होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सेलेनियम से। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कम्युनिकेबल बीमारी है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। अब है अगला रिप्रेसर ऑपेरॉन से कहाँ बाइंड होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑपरेटर में। अब है अगला एनालॉगस संरचनाएं होती है। तो एनालॉगस जो संरचनाएं होती है वो मुख्य रूप से कार्य में समानता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कार्य में समानता। अब है अगला ओवम किस भाग में स्पर्म को रिसीव करता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, एनिमल पोल को, एनिमल पोल में। ओवम जो होता है, ओवम का जो भाग, ओवम का ही भाग होता है एनिमल पोल, जो कि बाहरी भाग में उपस्थित होता है, जो कि मुख्य रूप से स्पर्म को रिसीव करने का कार्य करता है। अब है अगला एक्थियोफिसिस है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लिम्बिलेस एम्फीबियन। अब है अगला स्कर्वी किसकी कमी से होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विटामिन सी। अब है अगला सभी कोशिकाओं में डिफेक्टिव जीन का करेक्शन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जर्म लाइन थेरेपी के द्वारा। अब है अगला सामान्य वृद्धि ग्राफ होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एस आकार का। अब है अगला ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो मुख्य रूप से मछलियों से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, फिशरीज। अब है अगला मनुष्य के अंडे का विभाजन होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, होलोब्लास्टिक व समान। अब है अगला निम्न में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है वायरस, पहला है ए है वायरस कॉमन कोल्ड, बी साल्मोनेला टाइफाइड, सी माइक्रोस्पोरम और फाइलेरियासिस। यह जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, यह जो है वो सही नहीं है। बाकी प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है। ठीक है।